हेलो स्टूडेंट, मैं बीएस राजपूत। देखिए, विलियन का ये दूसरा लेक्चर है सुपरवन सॉर्ट का। पहले लेक्चर में मैंने आपको विलियन किसे कहते हैं, मोलर था और मोलल था, और इनसे बनने वाले दो दो न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए हैं। आपने पढ़ लिए होंगे, देख भी लिए होंगे। चलिए अब मैं यहाँ से आगे चालू करता हूँ। देखो, हमारा अगला टॉपिक आएगा मोल अंश। मोल अंश, देखिए मोल अंश क्या है। मोल अंश से पहले हम एक चीज समझते हैं कि जब हम कोई विलियर बनाते हैं, इस पात्र में हम कोई विलियर बना रहे हैं, इसमें हमने एक अवयव लिया ए, ये हमारा कोई अवयव है या घटक कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अवयव लिया हमने बी अवयव, यानी दोनों अवयवों से मिलाकर हमारा क्या बना भाई, हमारा बन गया विलियन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये विलियन कैसा है, ये विलियन द्विअंगी विलियन है। कैसा है? द्विअंगी। द्विअंगी का मतलब, द्वि का मतलब दो, अंगी का मतलब अवयव या घटक, या आप ऐसे कह सकते हैं घटक। द्विअंगी का मतलब है दो अवयवों से मिलकर बना कोई विलयन, वो द्विअंगी कहलाता है या द्विघटकी कहलाता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? द्विअंगी कहते हैं। अगर तीन अवयव ले लो तो ये त्रिअंगी हो जाएगा। अगर तीसरा अवयव जोड़ दिया जाए तो कैसा हो जाएगा? तो फिर ये विलयन त्रिअंगी हो जाएगा, त्रिअंगी। ठीक है भाई, समझ में होंगे कि किस तरीका से द्विअंगी विलयन होता है, किस तरीका से त्रिअंगी विलयन होता है। तो देखिए, कोई विलयन बना रहे हैं और उस विलयन में हमने अवयव ले रखे हैं, द्विअंगी अवयव है, तो उसके लिए अगर द्विअंगी विलयन है तो उसके लिए मोल अंश क्या होगा, त्रिअंगी विलयन है तो उसके लिए मोल अंश क्या होगा। हर अवयव के लिए आपको मोल अंश अलग अलग ज्ञात करना होता है। देखिए कैसे परिभाषा इसकी लिखेंगे मोल अंश की। किसी मिश्रण में, किसी मिश्रण, किसी मिश्रण में एक अवयव, एक अवयव या एक घटक, एक घटक के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, संख्या तथा उसी विलयन में, उसी विलयन में उपस्थित, उसी विलयन में उपस्थित अन्य घटकों या अवयवों, अवयवों के मोलों की संख्या के योगफल, अन्य घटकों या अवयवों के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को, के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। इसे XI से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। यानी मोल अंश किसे कहते हैं? किसी मिश्रण में, अब वो मिश्रण द्विअंगी हो या त्रिअंगी हो, कोई भी हो सकता है, हमने यहाँ पर खोला नहीं है कि द्विअंगी या त्रिअंगी मिश्रण है। किसी मिश्रण में एक अवयव या एक घटक के मोलों की संख्या तथा उसी विलयन में उपस्थित या उसी मिश्रण में उपस्थित अन्य घटकों या अवयवों के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को मोलांश कहते हैं। इसे हम XI से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? XI से। तो देखिए, मोल अंश बराबर
मोल अंश बराबर फॉर्मूला बनेगा एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटकों के मोलों की संख्या, कुल घटकों के मोलों की संख्या। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यानी उस मिश्रण में एक घटक के मोलों की संख्या और अधिक मोल है तो अधिक घटक हैं तो उनके कुल घटकों के मोलों की संख्या क्या अनुपात क्या होता है, मोल अंश कहलाता है। इसे हम एक्सआई से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं माना एक द्विअंगी मिश्रण में, एक द्विअंगी मिश्रण में एक अवयव ए व दूसरा अवयव बी है। यानी कोई मिश्रण ए और बी से मिलकर बना है, उसमें दो अवयव हैं, एक अवयव ए है और दूसरा बी है, तथा अवयव ए और व बी के मोलों की संख्या क्रमशः क्या हो जाएगी, अवयव ए के लिए एन ए और अवयव बी के लिए एन बी, तथा मोल अंश क्रमशः एक्स ए व एक्स बी। हाँ तो अवयव ए के लिए मोल अंश क्या हो जाएगा, ए के लिए मोल अंश यानी एक्स ए बराबर, आई की जगह पे क्या आ जाएगा ए, एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, अवयव ए के मोलों की संख्या बटे अवयव ए प्लस के अवयव बी के मोलों की संख्या। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अवयव बी के लिए मोल अंश आ रहा है यहां तक, अवयव बी के लिए मोल अंश क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर एन बी अपॉन के एन ए प्लस के एन बी। ये समीकरण नंबर 2। यानी जिस अवयव के हमें मोल अंश निकालना है उसी अवयव के मोलों की संख्या को ऊपर रखना है। ये विलयन में है, एन ए एन बी दोनों का योग बनाएगा। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया होगा। आगे मैं इसे बिठा देता हूं। आपको पता पड़ गया अवयव ए और बी के मोलों की संख्या क्या है, मोल अंश क्या है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, बायां पक्ष बाएं में जुड़ जाएगा, दायां पक्ष दाएं में जुड़ जाएगा। तो एक्स ए प्लस के एक्स बी बराबर एन ए अपॉन के एन ए प्लस के एन बी प्लस एन बी अपॉन के एन ए प्लस के एन बी। भाई ये अब ए के मोलों की संख्या हो गई और ये बी के, अब इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो एक्स ए प्लस के एक्स बी, एक्स ए प्लस के एक्स बी बराबर, यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का हर बराबर है तो एलसीएम भी एन ए इंटू एन ए प्लस के एन बी आ जाएगा। दोनों में एन ए बी है, एन ए बी है, तो इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। तो देखिए अगर इसे जोड़ते दोनों का एलसीएम समान है तो ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे।
Na प्लस के Nb, ठीक है। इससे ये घट जाएगा कितनी बार, एक बार। तो XA प्लस के XB बराबर हो जाएगा 1। अतः हम कह सकते हैं कि विलयन में कितने भी अवयव हों, उस विलयन में कितने भी अवयव हो, 2 हो या 3 हो, उन सभी के अवयवों का मूल अंशों का योगफल 1 के बराबर होता है। अतः द्विअंगी विलयन में दोनों अवयवों का मूल अंश का योगफल, दोनों अवयवों के मूल अंशों का योगफल 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने आपको बता दिया कि कोई भी मिश्रण या वो 2 अवयवों से मिलकर बना हो या वो 3 अवयवों से मिलाकर बना हो, उन सभी के मूल अंशों का योगफल हमेशा हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इस तरीका से ये मूल अंश होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, यदि Na यहां पर क्या है, यदि Na, हाँ, यदि अवयव A और B, अवयव A व B के द्रव्यमान WA व WB हो तथा इनके अणुभार MA व MB हो तो इनके मोलों की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए, अवयव A के लिए मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, Na बराबर, तब Na बराबर क्या हो जाएगा, WA अपॉन के MA, और NB बराबर क्या हो जाएगा, WB अपॉन के MB। ठीक है, इन मानों को क्या रख दो, फॉर्मूला में रख दो, क्या हो जाएगा, XA प्लस के XB बराबर क्या हो जाएगा, नहीं, 1 का निकालते हैं, XA बराबर हमने क्या लगा था, हमारा फॉर्मूला था Na अपॉन के Na प्लस के NB, यही था। अब इसमें हमें भार, द्रव्यमान और अणुभार में इसे रखना है, तो क्या हो जाएगा, XA बराबर WA अपॉन के MA। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं, WA अपॉन के MA अपॉन Na का क्या हो जाएगा, WA अपॉन के MA प्लस NB का क्या हो जाएगा, NB का क्या है, WB अपॉन के MB, ये हो जाएगा। ठीक है, ये XA बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार XB बराबर क्या हो जाएगा, XB बराबर हो जाएगा WB अपॉन के MB बटे WA अपॉन के MA प्लस के WB अपॉन के MB, ये बन जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीका से हम इनके भारों में और अणुभार में और द्रव्यमान में इसे ले सकते हैं। हाँ भाई, देखिए, ये मैंने यहाँ पर 2 सवाल लिए हैं इससे वोलेंस के। पहला क्वेश्चन है कि 72 ग्राम H2O और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मूलांश ज्ञात कीजिए। आपको इन दोनों के लिए, एथिल अल्कोहल और जल के लिए क्या निकालना है, मूलांश ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एसीटोन जल के मिश्रण में द्रव्यमान की दृष्टि से 54% जल है। यानी यहाँ पर 54% जल का मतलब है एसीटोन है। एसीटोन कितना है, जल के मिश्रण में 54% है। तो इस मिश्रण में एसीटोन के मूलांश क्या होंगे। तो आपको यहाँ पर किसके निकालने, केवल एसीटोन का मूलांश निकालना है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर,
यानी आंसर हम किसका ले रहे हैं, सॉल्यूशन पहला, सॉल्यूशन किसका दे रहे हैं, पहले का। तो पहले का जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमें क्या लिखना है, गिवन, यानी क्या दिया है, क्या दिया है 72 ग्राम H2O। यहां पर हमने मान लिया A बराबर कितना है, A बराबर है हमारा H2O है, और B बराबर कितना है, B बराबर है हमारा क्या, एथिल एल्कोहल C2H5OH। ठीक है भाई। अब Na, यानी यहां पर Na का मान तो नहीं है, उनके भार दिए हैं, तो हम कह सकते हैं WA बराबर क्या है, 72 ग्राम है। WB बराबर क्या है, WB बराबर क्या दिया है, 92 ग्राम है। ठीक है, इनके MB निकाल लो। MB क्या है इसकी, MA सॉरी भाई, अभी A का MA क्या है, MA क्या माना हमने, A क्या माना है, H2O। तो H2O का अणुभार कितना होता है, 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है भाई। MB क्या है, MB यहाँ पर क्या माना है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल के MB निकालेंगे, देखो कार्बन कितने, 2, और एक कार्बन का 12 होता है, 2 का कितना हो गया, 24, 12 दूनी 24। अरे भाई एक कार्बन का अणुभार परमाणु भार कितना होता है, 12, तो 2 कार्बन का कितना हो गया, 24, प्लस एक कार्बन का, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 6, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, क्योंकि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हाइड्रोजन के दोनों क्या होते हैं, 1 होता है। तो 6 तो क्या हो जाएगा, 6 परमाणु परमाणु भार हो जाएगा इसका। ऑक्सीजन कितने, 1, तो एक ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16। इनको जोड़ दो, 6 और 6 कितने हो गए भाई, 12, 12 और 4 कितने हो गए, 12 और 4 16, हाथ से लगे 1, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46। MB बराबर 46 ग्राम प्रति मोल, 46 ग्राम प्रति मोल, ये इसका MB आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, ये तो हमारे दिया है यानी गिवन है। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है दोनों का मोलस, यानी XA बराबर क्वेश्चन मार्क, XB बराबर क्वेश्चन मार्क, इन दोनों के मोलस निकालने हैं। तो हम पहले निकालते हैं XA के। XA बराबर होता है, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WA अपॉन के MA बटे WA अपॉन के MA प्लस के WB अपॉन के MB, ये हमने बता दिया था। ऐसे दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, XB बराबर WB अपॉन के MB बटे WA अपॉन के MA प्लस के WB अपॉन के MB। ठीक है, रख दीजिए इसमें। और देखिए WA कितना दिया है, WA देखो 72 ग्राम, 72 ग्राम। MA कितना है इसका, 18 ग्राम, 18 ग्राम प्रति मोल बटे WA 72 ग्राम और 18 ग्राम प्रति मोल प्लस WB कितना दिया है, 92 ग्राम। इसका MB कितना है, 46 ग्राम प्रति मोल। ठीक है भाई, देखिए ग्राम से ग्राम काट दो, ग्राम से ग्राम काट दीजिए, 18 से इसे काट दो, 18 चौक 72, 4 बार कट जाएगा, ये भी 4 बार कट जाएगा। ठीक है, और 46 दूनी 92, ठीक है, 46 दूनी 92, 2 बार कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बचेगा ऊपर 4 बटे नीचे क्या बचेगा भाई, नीचे भी 4 प्लस के 2 बचेगा। किस में बचेगा, ये प्रतिमूल 1 बटे मोल में बचेगा, ये भी दोनों वैल्यू किस में बचेंगी, 1 बटे मोल में। ठीक है, दोनों को हल करेंगे, दोनों को जोड़ दो, 4 बटे कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 बटे मोल से 1 बटे मोल कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसे 2 दूनी 4, 2 3 6 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 बटे 3। इसका भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, भाग लगा के 3 का 2 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0.66 कुछ जाएगा। ये आ जाएगा आपका XA का मान, 0.66 या 67 आप लिख सकते हैं।
0.67 भी कर सकते हैं। इस तरीका से हम इनका मोलस ज्ञात करेंगे। अब देखिए अवयव बी के लिए निकाल लीजिए। अवयव बी के लिए डब्ल्यू बी कितना है? डब्ल्यू बी है 92 ग्राम और इसका एम बी कितना दिया है? 46 ग्राम प्रति मोल। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। बट डब्ल्यू ए कितना दिया है? 72 ग्राम और एम ए कितना है? 18 ग्राम प्रति मोल प्लस 92 ग्राम बटे 46 ग्राम प्रति मोल। ग्राम से ग्राम काट दो, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये 4 बार कट जाएगा। 18 46 दूनी 92, 46 दूनी 92, कितना बचेगा भाई? 2/4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, मोल से ये मोल काट दो, कैंसिल कर दो, 7 में कट जाएंगे, यहीं एलसीएम लेके ये कट जाएगा। अब 2 1 2 2 3 6 क्या आ जाएगा? 1/3, 3 का इसमें भाग लगा दो, 0.3393333 कुछ ऐसे आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा? हम कह सकते हैं इसे एक्स बी बराबर आ जाएगा 0.33। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसके क्या हो गए? आंसर हो गए। तो इस तरीका से हम इनका मोलस निकाल सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निकाल देता हूं। दूसरा कह रहा है एसीटोन जल के मिश्रण में द्रव्यमान की दृष्टि से 54% जल है। यहां पर सॉल्यूशन, ये दूसरे का सॉल्यूशन है। कौन से का? दूसरे का। एसीटोन हम यहां पर मान लेते हैं विलयन, यानी W बराबर है 100 ग्राम। कुल विलयन का भार कितना है? 100 ग्राम है। ठीक है, तो एसीटोन का भार कितना हो जाएगा? एसीटोन को क्या मानेंगे हम? यहां पर एसीटोन बराबर मान लो, एसीटोन बराबर मान लो B। ठीक है, और जल बराबर मान लो आप A। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं WB बराबर क्या हो जाएगा? WB बराबर हो जाएगा 54 ग्राम। कितना? 54 ग्राम। 54% से आसे मैंने बता दिया 100 में 54 ग्राम, यानी 100 में 54 ग्राम एसीटोन घुली हुई है, तो हम कह सकते हैं 54%। तो WB बराबर 54 ग्राम। ठीक है, और WA बराबर क्या हो जाएगा? WA बराबर निकालना है तो W माइनस के WB कर दो, इसे मान रख दीजिए। W का मान है 100 ग्राम माइनस के WB है 54 ग्राम, तो घटा दीजिए, कितना बचेगा भाई? हैं, कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा, 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 46 ग्राम बचेगा। कितना बचेगा? WA बराबर 46 ग्राम। ठीक है, अब MB बराबर क्या आ जाएगा? MB बराबर B हमने क्या माना? एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO CH3, ये होता है एसीटोन। ठीक है, अब देखिए कार्बन कितने गए? 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। तो एक कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 3 36, प्लस हाइड्रोजन कितने गए? 3 और 3 6 हो गए, प्लस के 6। ऑक्सीजन कितना? 1 है तो 16, इन्हें जोड़ दीजिए। 6 और 6 12 और 6 18 की 8 हाथ लगे 1, 3 और 1 4 1 5, 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 58 ग्राम प्रति मोल। ये इसका अनुभार आ जाएगा। ठीक है भाई, अब जल का MA बराबर आप जानते ही 18 ग्राम प्रति मोल होता है जल का। तो ठीक है, हमें किसका निकालना है? इस मिश्रण में एसीटोन का मूलांश निकालना है खाली। तो एसीटोन को हमने क्या माना है? B। तो हम कह सकते हैं XB बराबर WB अपॉन के MB बटे WA अपॉन के MA प्लस के WB अपॉन के MB। इसमें मान दीजिए, WB का मान कितना है भाई? WB का मान है 54 ग्राम। कितना है? 54 ग्राम। MB कितना निकाला है हमें? 58 ग्राम प्रति मोल। ठीक है भाई, बटे और WA कितना है इसमें? WA है 46 ग्राम, 46 ग्राम। MB कितना है इसमें? MA कितना? 18 ग्राम प्रति मोल प्लस 54 ग्राम बटे 58 ग्राम प्रति मोल। ये 58 है, 8 है। ठीक है ना, अब देखिए ग्राम से ग्राम, ग्राम से ग्राम, ग्राम से ग्राम,
अब देखो इससे काटिए, कितने से कट रहा है, 58 और 54 तो एक वैल्यू है, कटेगी। देखिए दूसरे से काट दो, 4 से काट दो, 2 से काट दो, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 18। ठीक है, इसे काट दो, किससे काट देंगे आप, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3, हाँ 2 से ये काटा 27 बार, ये कट जाएगा। हाँ 2 1 2, 2 नाम 18, 29 बार। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा, 29 बार। और इसे काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 बार, और 2 नाम 18। ऐसे ही ये कट जाएगा 54 कितनी बार, 27 बार, 27 बार, और ये 58 कट जाएगा कितनी बार, 29 बार। कितना हो गया, ये हो जाएगा 27/29/23/9 प्लस के कितना हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा 27/29, ये हो जाएगा। अब क्या करो, इसमें भाग लगा दो, क्योंकि अब कटने वाला तो है नहीं, 29 और 27 आ रहा है, उसमें 9 और 30 आ रहा है। भाग लगाइए, 27 में अगर हम 29 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा भाई, 27 छोटा है तो 0 पॉइंट कर गया, 0 लग जाएगी। अब वो कै बार जाएगा, 2 दूनी 4 नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 नाम 18, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 7 नाम 63। देखिए 29 का भाग हम 27 में लगाएंगे तो 0.93 आ जाएगा, और अगर 23 में 9 का भाग लगाते तो 2.56 आ जाएगा। ठीक है, इनको क्या करो, जोड़ दो, एक्स बी बराबर ये आ जाएगा 0.93 अपॉन के 2.56 प्लस के 0.93। इनको क्या कर दो, जोड़ दो, 0.93 अपॉन, इसे जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 9 और 5 कितने आ जाएंगे, 14। यहाँ से लेकिन 1 2 और 1 कितने आ जाएंगे, 3, पॉइंट से पॉइंट काट दो, कितना आ जाएगा, 93/349 हो जाएगा। हाँ भाग लगाओ 300। अब देखिए इसका अगर भाग लगाते हैं हम 93 में 349 का, तो ये आता है 0.2664 आता है। अब देखो हमारा नियम है पॉइंटों में और संख्या को घटाना है। अगर कोई डबल संख्या आ रही है, यानी 5 के बाद अगर बड़ी संख्या आती है तो उसमें 1 बढ़ जाता है। आप देखिए यहाँ पर 0.266 आ रहा है, तो 6 के वाली इसमें 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगी। तो हम इसका मान क्या कर सकते हैं, 0.27 कर सकते हैं। तो ये एक्स बी का मान आ गया। ठीक है, इस तरीका से एक्स बी हम निकाल सकते हैं। आपको मोलेंस करा दिया, मोलेंस से और सवाल करा दिए 2 न्यूमेरिकल आपने देख लिए होंगे, आगे इस पर अभ्यास कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है विलेयता से। देखिए ये बात आती है कि विलेयता क्या होती है। आपने देखा होगा विलेयता, किसी विलायक में हम किसी ठोस को, कोई हमारा विलायक है इसमें, जैसे हमने जल ले लिया, क्या ले लिया, जल, और इसे निश्चित टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, निश्चित ताप पर इसे हीट कर रहे हैं, या स्थिर ताप पर। अब इसमें हमने उसी ताप पर क्या बोल रहे हैं, चीनी। अब इस विलयन में ये 100 ग्राम का हमारा विलायक है, 100 ग्राम का विलायक है। इस 100 ग्राम के विलायक में कितने अधिकतम चीनी घोल सकते हैं इस निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर। जितनी अधिकतम हम चीनी किसी ठोस पदार्थ को जितना घोल सकते हैं, वह उसकी मात्रा ही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। यानी किसी ठोस की घुली गई अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो विलेयता के आधार पर हम विलयनों को अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे गैसों की द्रवों में विलेयता, द्रवों की द्रवों में विलेयता, द्रवों में ठोसों की विलेयता। ठीक है, तो इस प्रकार एक वैज्ञानिक हुए थे 1803 में। कौन हुए थे, 1803 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था विलियम हेनरी। क्या नाम था भाई, विलियम हेनरी। देखिए विलियम हेनरी ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने गैसों की विलेयता को, द्रव में गैसों की विलेयता के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, द्रव में गैसों की
द्रव्य गैसों की विलेयता, इसके बारे में इन्होंने बताया था किस तरीका से हम विलेयता को ज्ञात करते हैं, गैसों को कैसे घोल सकते हैं। अब देखिए गैसों की घुलने की प्रवृत्ति है वो दाब पर निर्भर करती है। सपोज कीजिए ये कोई विलायक है, इसमें कोई क्या है, विलायक है, और इसमें हम गैस घोल रहे हैं। क्या घोल रहे हैं? गैस को घोला जा रहा है। ये गैस के अणु हैं, इस गैस को हम इसमें क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पर दाब डालेंगे, बाहरी क्या करेंगे, दाब डालेंगे इस पर। ठीक है, तो दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि जब गैस पर हम दाब डालते हैं तो ये गैस के अणु इस द्रव में घुलने लग जाते हैं, इस तरीका से इसमें घुलने लग जाते हैं। ये दाब डालने पर, क्योंकि ये नीचे बैठेंगे और नीचे जब द्रव की सतह पर दाब पड़ेगा तो ये गैस के अणु क्या होंगे, उस द्रव के कारण उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, अंदर उनमें अपने बॉन्ड बना लेंगे या बल बना लेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा, ये इसमें घुल जाएगा। तो इसी के आधार पर हेनरी ने अपना नियम दिया था, क्योंकि दाब जितना ज्यादा होगा उतने ही गैस घुलेंगी। लेकिन दाब इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हम जिसमें घोल रहे हैं वो पात्र ही क्या हो जाए, फट जाए, डैमेज हो जाए, तो इतना दाब भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है हेनरी का नियम। चलिए हेनरी का नियम, गैसों की विलेयता के आधार पर हेनरी का नियम है। गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता के आधार पर क्या है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी ने जो अपना नियम दिया था 1803 में दिया था, इसका पूरा नाम था विलियम हेनरी। क्या नाम था, विलियम हेनरी। क्या दिया था, स्थिर ताप पर किसी विलायक में गैस की विलेयता गैस की विलेयता विलयन पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। गैस की विलेयता गैस द्वारा विलयन पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। भाई देखिए ये पात्र है, इसमें हम क्या लिया, हमने कोई विलायक ले लिया और इसमें हम कोई गैस घोल रहे हैं और इस सतह पर ऐसे दाब डाला जा रहा है। इस पर क्या किया जा रहा है, दाब डाला जा रहा है। तो जितना दाब होगा, भाई दाब जितना लगाएंगे उतनी गैस क्या होगी, घुलेगी। वही कह रहा है स्थिर ताप, ताप क्या स्थिर है, ताप क्या है इसमें स्थिर है। स्थिर ताप पर किसी विलायक में गैस की विलेयता गैस द्वारा विलयन पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, अब जितने अणु गैस के घुलते हैं, यहाँ पर दाब क्या हो गया, पी हो गया। गैस की विलेयता यानी कितने घुल रही है गैस की मात्रा, उसे किस तरह से आते हैं, स्मॉल एम से। तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू P प्रोपोर्शनल स्मॉल एम। क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल स्मॉल एम हो जाएगा। ठीक है, P क्या है, यहां पर गैस पर लगाया गया दाब है, M क्या है, गैस की घुली हुई मात्रा, या आप कह सकते हैं विलेयता। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KH इनटू स्मॉल एम, ये बन जाएगा। यहां P बराबर है विलयन पर लगाया गया दाब, विलयन पर लगाया गया दाब, और M क्या है, गैस की घुली मात्रा, गैस की
घुली मात्रा, ये आप कह सकते हैं गैस की विलेयता। pH क्या है यहाँ पर? pH है हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। ये आप कह सकते हैं समानुपाती स्थिरांक। क्या बोल सकते हैं इसे? समानुपाती स्थिरांक कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी स्थिर ताप पर किसी विलायक में, कोई विलायक है उसमें हम गैस को घोल रहे हैं, ठीक है, तो कितने उस पर दाब, भाई गैस पर, गैस को घोलेंगे तो उस विलायक में दाब लगाएंगे, दाब लगाएंगे तो गैस क्या होगी? घुलेगी। कितनी मात्रा घुलेगी गैस की, कितनी विलेयता घुलेगी? तो वही है ना, P प्रपोर्शनल M, P प्रपोर्शनल M। तो P बराबर KH इंटू M, यानी जितना दाब ज्यादा होगा उतने ही गैस इसमें घुलेगी। तो M बराबर गैस की घुली मात्रा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिए, यदि यहां पर ये तो हो गया कि कितनी मात्रा गैस की घुल रही है, अगर यहां पर गैस की विलेयता को अगर हम मोल अंश के रूप में लें, किसके रूप में लें भाई? मोल अंश के रूप में लें, तब हेनरी का नियम क्या होगा? देखिए, यदि गैस की विलेयता को मोल अंश के रूप में लें, मोल अंश के रूप में ले तो क्या होगा? हेनरी, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम होगा निश्चित या स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर वाष्प प्रावस्था में, वाष्प प्रावस्था, वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का आंशिक दाब, वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का वाष्प दाब, किसी गैस का वाष्प दाब गैस के मोल अंश के, गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसी को हेनरी का नियम कहते हैं, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। भाई यहां पर हमने गैस की विलेयता को क्या मान लिया? मोल अंश के रूप में ले लिया। अगर कितने मोल हम उस गैस को घोल रहे हैं, किसमें? स्थिर ताप पर, यानी स्थिर ताप पर वाष्प प्रावस्था में, वाष्प, भाई विलायक को हमने वाष्पित कर रखा है, तो वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का वाष्प दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं वाष्प दाब P प्रोपोर्शनल एक्स जी। एक्स क्या है? मोल अंश है किसका? जी मतलब गैस का। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KH इंटू एक्स जी, ठीक है भाई। यहां पर P आप जानते हैं वाष्प दाब है, P बराबर क्या है? वाष्प दाब। KH क्या है यहां पर? अभी बताया था, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। एक्स जी क्या है यहां पर? गैस के मोल अंश, गैस के मोल अंश, ये है। तो ये हो गया जब विलेयता क्या हो, यानी कितने हम कोई गैस हम अगर मोल अंश के रूप में अगर घोलते हैं, तब हेनरी का नियम क्या होगा? उस समय हेनरी का नियम क्या होगा? ये होगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीका से हम हेनरी नियम को बता सकते हैं। अब आता है अगला, हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं क्या है, यानी कैसे नियम किस चीज पर लागू होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा, दाब कितना होना चाहिए, ताप कितना होना चाहिए। देखिए, हेनरी नियम की सीमा, हेनरी नियम की सीमाएं,
नंबर 1, हेनरी नियम की सीमाएं क्या बताता है हेनरी? हेनरी कहता है कि भाई ताप इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि सारा द्रव माप में ही बदल जाए। ठीक है, ताप कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? ताप कम होना चाहिए, यानी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता यहाँ संगुणन होगा वहां वियोजन हो जाए ताप के कारण, इसलिए ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि दाब भी ज्यादा इतना नहीं होना चाहिए अत्यधिक। क्या? दाब, दाब का मान अत्यधिक नहीं होना, अत्यधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी आप उस पर दाब इतना मत डालो जिससे वो पात्र क्या हो जाए, फट जाए। ठीक है, तो दाब भी अत्यधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा है, तीसरा क्या है इसका? तीसरी सीमा है, गैस की विलेयता किसी विलायक में, गैस की विलेयता, गैस की विलेयता किसी विलायक में, यानी गैस की विलेयता किसी विलायक में कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किसी गैस की विलेयता, यानी गैस की विलेयता किसी विलायक में कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और चौथी इसकी सीमा है कि किसी गैस की क्या होना चाहिए? गैस का ना तो संगुणन होना चाहिए ना ही वियोजन होना चाहिए। यानी गैस का ना तो संगुणन होना चाहिए और ना ही, और ना ही वियोजन होना चाहिए, होना चाहिए। यानी हेनरी नियम के लिए क्या होना चाहिए? ऐसी गैस भी नहीं होनी चाहिए कि उससे जुड़ जाए, और ऐसी भी नहीं होना चाहिए कि उससे वो टूट जाए, वियोजित हो जाए। तो दोनों ही क्रिया नहीं होने चाहिए। गैस का ना तो संगुणन होना चाहिए और ना ही उसमें वियोजन होना चाहिए। तो ये इसकी क्या है? सीमा है। तो हेनरी नियम की सीमाएं कौन सी है? पहला है, ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। भाई इतना ज्यादा ताप नहीं होना चाहिए जिससे सारी द्रव क्या हो जाए, विलायक गैस में ही बदल जाए। दाब का मान अत्यधिक नहीं होना चाहिए, यानी दाब प्रेशर हमें उतना ही लगाना है जिससे वो गैस उसमें क्या हो जाए, घुल जाए। कोई गैस को हम किसी विलायक में घोल रहे हैं तो दाब भी उसी हिसाब से लगाना चाहिए जो वो उसमें क्या होती है, घुलती जाए। एकदम प्रेशर डाल देंगे तो क्या होगा, पात्र का फटने का डर रहता है। और क्या है, गैस की विलेयता किसी विलायक में कम होनी चाहिए। यानी गैस जो घोल रहे हैं उसकी विलेयता उस विलायक में कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। गैस का विलायक में ना तो संगुणन होना चाहिए और ना ही वियोजन होना चाहिए। तो ये तो थी हेनरी नियम की सीमाएं। समझ में आ गया होगा हेनरी नियम किसे कहते हैं, हेनरी नियम की सीमाएं क्या है। ठीक है, अब आता है हेनरी नियम के अनुप्रयोग। यानी हेनरी नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, हेनरी नियम का उपयोग पहला तो है शीतल पेय पदार्थों में। आपने देखा होगा जब हम कोई सोडा वाटर या जितने भी पीने वाली ठंडे जो पेय पदार्थ होते हैं उन्हें हम पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, तो उस ढक्कन को उस प्रेशर से बंद करते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब घोलते हैं तो प्रेशर से उसके ढक्कन को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या हो जाती है, घुल जाती है। आपने देखा होगा जब बाजार से ठंडी बोतल लाते हैं पेप्सी की, तो उसे खोलते हैं तो एकदम प्रेशर से क्या होता है, उसमें से द्रव निकलता है। तो वो प्रेशर से जो निकल रहा है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, अनुप्रयोग, यानी हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ इसका यूज होता है?
नंबर 1 पहला है शीतल पेय पदार्थों। शीतल पेय पदार्थों में, भाई शीतल पेय पदार्थों में कैसे होता है? देखिए ये हमारी कोई बोतल है, जैसे आपने सोडा वाटर पिया हुआ, ये इस तरीका से, इसमें हम क्या है एक द्रव भर देते हैं, जो विलयन बनाते हैं मीठा शरबत पानी, इसे भर देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक मशीन होती है और उसमें एक गैस का नोजल होता है, इस तरीका से इसमें डालते हैं, उस नोजल से उस प्रेशर से इसमें गैस भरी जाती है, और जैसे ही ये गैस भर जाती है इसमें, तब इस नोजल को हटाकर उसके ढक्कन को ऐसे प्रेशर से बंद कर दिया जाता है। उस प्रेशर से इसके ढक्कन को क्या कर दिया था, बंद कर दिया जाता है, जिससे इसमें ये गैस क्या हो जाती है, घुल जाती है। उस प्रेशर से इसमें गैस क्या हो जाती है, घुल जाती है। ठीक है, इस प्रकार जब हम उसे ढक्कन को खोल कर पीते हैं तो बड़ा मजा आता है पीने में। ठीक है, कौन सी गैस भरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इसे हम थोड़ी देर के लिए किसी गिलास यानी कांच के गिलास में इसे रख दें थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, तो इसमें से सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। फिर इसे पी कर देखना क्या मजा आता है, कोई भी मजा नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कोई मीठा पानी वैसी है। ठीक है, तो इसलिए तो ये शीतल पेय पदार्थों में हम हेनरी के नियम के आधार पर इस ढक्कन को उस दाब से क्या करते हैं, बंद करते हैं। दूसरा है अनुप्रयोग इसका, देखिए गोताखोरों, गोताखोर, जो गोताखोर होते हैं, आपने देखा होगा, जी सपोज कीजिए ये कोई समुद्र है, इस वक्त क्योंकि समुद्र तो बहुत गहरा होता है। ठीक है, ये इसकी सतह है। अब जब गोताखोर जब इसके अंदर जाता है ऐसे, तो इसका जो द्रव का जो दाब है, ये इसका अंदर का दाब है, वो प्रेशर देता है। जो बाहर से कोई चीज आती है उसके लिए प्रेशर देता है और उसे थोड़ा ऊपर कर देता है, प्रेशर से ऊपर कर देता है। लेकिन जो गोताखोर होते हैं वो अपने सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। अब उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस मिली होती है। जब वो अंदर जाता है तो अंदर जाने के लिए उसे बाहरी, अंदर जाने के लिए उसे बाहरी दाब का सामना करता पड़ता है, आंतरिक दाब का, क्योंकि बाहरी दाब जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी अंदर चला जाएगा। तो वो क्या करता है, फिर लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेता है, इस तरीका से लंबी लंबी क्या करता है, सांस लेता है, और उस सांस के साथ ऑक्सीजन के साथ उसमें जो नाइट्रोजन गैस है वो भी हमारे क्या जाती है, सांस के अंदर चली जाती है ब्लड में, और वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अंदर घुल जाती है। ठीक है, जब ये अंदर घुल जाएगी तो ये गोताखोर बाहरी दाब ज्यादा हो जाएगा और अंदर तक वो आसानी से चला जाएगा, अंदर के दाब को काटकर आसानी से चला जाएगा। जब ये गोताखोर अंदर से जब बाहर की ओर आता है तो इसका जो बाहरी दाब है, इसे कहते हैं बाहरी दाब, बाहरी दाब। जब ये बाहरी दाब, गोताखोर जब अंदर से बाहर आता है तो ये बाहरी दाब क्या हो जाता है, कम होता जाता है। जब कम होता जाता है तो हमारे ब्लड में जो घुली नाइट्रोजन है तो वो निकलने का प्रयास करती है। क्या करती है, निकलने का प्रयास, क्योंकि दाब बढ़ा तो गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। जब बाहर निकलने का प्रयास करती है तो वो हमारी नसों में बुलबुले बना लेती है। क्या बना लेती है, बुलबुले, यानी हमारी इस तरीका से ये हमारी ब्रेन नस है, अब इस तरीका से इसमें ब्लड बह रहा है। ठीक है, तो ये गैस क्या करेगी, जगह जगह अगर नहीं निकल पाती है तो ऐसे जगह जगह ये बुलबुले बना लेती है, जिसके कारण ब्लड का बहाव का अवरुद्ध हो जाता है। ब्लड जो जिस प्रेशर से बह रहा है उसमें बहने में क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो इस स्थिति को कहते हैं, बुलबुले बनने की स्थिति को हम बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, बैंड्स। ये बैंड्स की स्थिति बन जाती है। जब बैंड्स की स्थिति बन जाती है, जब गोताखोर बाहर आता है तो उसे तुरंत सामान्य चिकित्सा दी जाती है। अगर तुरंत उसे सामान्य चिकित्सा ना दी जाए तो उसकी ब्रेन की जो उसकी जो नसें हैं
ब्लड की वो फट सकती है। क्यों? क्योंकि दाब इतना प्रेशर पड़ता है नसों पर, जिसके कारण ये बुलबुले बन जाते हैं और ब्लड का बहाव क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इसके कारण नस फूल जाती है। फूलने के कारण बार बार दबाव पड़ता है, दबाव पड़ता है तो नसों में क्या होता है, दर्द होता है। और जहां से ये पतली पड़ जाए वहां से ये फट सकती है। इसके लिए आप समझ सकते हैं, जैसे खेतों में पानी देते हैं, क्या होता है, पाइप होता है प्लास्टिक वाला। अगर उस प्लास्टिक के पाइप को आप आगे से बंद कर दो, दाब के कारण उसे रोक दो, और पानी बह रहा है प्रेशर से, तो क्या होगा, पाइप फूलेगा। भाई पाइप फूलेगा, आपने आगे से बंद कर दिया तो पाइप फूलेगा। पाइप जहां से पतला होता जाएगा वहीं से क्या हो जाएगा, एकदम फट जाएगा। फट जाएगा नहीं, यही हमारी ब्लड का होता है। तो तुरंत उसे सामान्य चिकित्सा दी जाती है, जिसके कारण वो चिकित्सा के कारण उसकी जो बुलबुले हैं उसे बाहर कर दिया जाता है और फिर वो सही हो जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ये अपना ऐसा जहरीला प्रभाव छोड़ देती है। तो गोताखोरों के लिए, जब गोताखोर अंदर जाता है, पानी समुद्र में जाता है, तो वहां पर ये क्या ले जाता है, अपने गैस का सिलेंडर ले जाता है। तो वहां पर हेनरी नियम का प्रयोग किया था। गोताखोर को समुद्र में अंदर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए हेनरी नियम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है पर्वतारोही। पर्वतारोही, देखिए पर्वतारोही क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि पर्वतों पर जाने वाले, चढ़ने वाले व्यक्तियों वे भी क्या ले आते हैं भाई, गैस का सिलेंडर ले आते हैं। इस तरीका ये मैदानी क्षेत्र है और ये हमारा पर्वत क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र का वायुमंडलीय दाब, अब जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे यहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दाब कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर दाब क्या था, वायुमंडलीय दाब क्या था, अधिक था, यानी वायु अधिक थी, तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। जैसे हम जब ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ते जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, ऑक्सीजन कम होती जाएगी। जब ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो हम क्या करेंगे, गहरी गहरी सांस लेंगे ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो ये पर्वतारोही होते हैं, ये अपने साथ गैस का सिलेंडर ले जाते हैं। अब गैस का सिलेंडर ले जाते हैं तो भाई जैसे ये ऊपर चढ़ जाते हैं, इनमें एक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। क्या बीमारी हो जाती है, इनमें सोचने और समझने की क्षमता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। यानी ये सही प्रकार से सोच और समझ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। तो हम कह सकते हैं पर्वतों पर रहने वाले जो पर्वतारोही होते हैं वो वहां भी किसका नियम का प्रयोग किया जाता है, हेनरी नियम का। पर्वतारोहियों के लिए भी हेनरी नियम का प्रयोग होता है। चलिए, जब पर्वतारोही पर्वतों पर चढ़ते हैं तो एक प्रकार की इनमें बीमारी हो जाती है, हम कह सकते हैं बीमारी क्या हो जाती है, जिसे हम एनॉक्सिया कहते हैं। एनॉक्सिया, क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होती है, एनॉक्सिया क्या होती है, एनॉक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसे सोचने व समझने की क्षमता में कमी आ जाती है, की क्षमता में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस तरीका से ये 3 अनुप्रयोग हैं हेनरी नियम के। तो ये हेनरी नियम आपका पूरा होता है। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है, ये तो हो गई गैसों की द्रव में विलेयता हेनरी नियम के आधार पर। मैंने आपको हेनरी नियम बता दिया, हेनरी नियम किसे कहते हैं, हेनरी नियम का अनुप्रयोग क्या है, हेनरी नियम की सीमा क्या है। अब आता है द्रवों की द्रवों में विलेयता, ठीक है, और द्रवों में ठोसों की विलेयता। इसे हम जानते हैं राउल्ट के नियम से। किसके नियम से जानेंगे, राउल्ट के नियम से। अब
तक मैंने हेनरी नियम आपको समझा दिया पूरा। अब नेक्स्ट आता है, देखिए, वाष्प दाब। वाष्प दाब पर आधारित है राउल्ट का नियम। कौन है? राउल्ट का नियम। भाई राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट क्या कहता है कि कोई भी हम वाष्पशील यानी द्रव में द्रव को घोलते हैं, यानी कोई वाष्पशील द्रव है और उसे हम हीट कर रहे हैं और उसमें कोई द्रव मिला रहे हैं, तो दोनों का वाष्प दाब कितना होना चाहिए? भाई जब तक घुलेगा जब तक उसका वाष्प दाब कैसा नहीं हो जाए, दोनों का बराबर नहीं हो जाता। आप देखिए, इस पर वाष्प दाब पर निर्भर करता है। तो पहले समझिए वाष्प दाब क्या होता है, समझ लो, थोड़ा बस समझाऊंगा। वाष्प दाब क्या है? इसमें कोई शुद्ध विलायक है। क्या है? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक ये है, जब हम इसे हीट करते हैं, इसे हम हीट कर रहे हैं एक निश्चित ताप पर, समान ताप पर हीट कर रहे हैं इसे, और ऊपर से क्या करते हैं, इसे बिल्कुल पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब हीट करते हैं तो इसमें से कुछ वाष्प बनती है। अब वो वाष्प क्या होगी, यहां से भाप बने, तो वो वाष्प क्या होती है, इस विलयन की सतह पर दाब डालती है। इस विलयन की सतह पर जो शुद्ध विलायक है उसकी सतह पर ये भाप बनेगी नीचे से, तो इसकी सतह पर दाब डालेगी और दाब डालकर ये कहाँ जाएगी, बाहर। भाई ये क्योंकि शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक में ज्यादा वाष्पित होता है, क्या होगा, ज्यादा भाप बनेगी और जहां पर खाली स्पेस है वहां पर ये वाष्प क्या हो जाएगी, जमा होती जाएगी। ये क्या है, गैस की बात, वाष्प है, वाष्प है, ठीक है। अब इस द्रव की सतह पर गैस के अणुओं द्वारा, यानी वाष्पशील वाष्प अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा गैस की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। समझ में आया होगा? शुद्ध विलायक है, जब इसे हीट कर रहे हैं समान ताप पर, तो इसमें भाप बन रही है और भाप के अणुओं द्वारा इस शुद्ध विलायक की सतह पर जो दाब लगाया जा रहा है उस बाहर निकलने के लिए, वो दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। तो यह दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। ये दाब जितना लगाएगा उतनी गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकलती जाएगी, एकत्रित होती जाएगी। अगर इसमें यदि इसमें हम कोई अवाष्पशील या वाष्पशील विलेय घोल दें, तो वाष्पशील विलेय घोल देंगे, क्योंकि वो वाष्पशील भाई तुरंत भाप के साथ क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, जल्दी जल्दी वाष्पित हो जाएगा। लेकिन अवाष्पशील घोल देंगे तो क्या होगा, अवाष्पशील घोलेंगे तो इसे भाप बनने की दर को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, कमी हो जाएगी, क्योंकि वो रोक देगा। जब वो रुक जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा होगा तब जाकर भाप इसमें से थोड़ी बहुत बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीका से तो वाष्प दाब आप समझ गए होंगे। अब इसके आधार पर राउल्ट का नियम है, इसके आधार पर आपको राउल्ट का नियम पढ़ना है। देखिए क्या है राउल्ट का नियम। पहली हेडिंग डालता हूं मैं, वाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का, क्योंकि हमारा जो विलय है वो दो प्रकार का, एक तो वाष्पशील विलय है और दूसरा है अवाष्पशील विलय। तो पहले हम निकालना है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। क्या होता है ये राउल्ट का नियम, निश्चित ताप पर विलयन में, निश्चित ताप पर विलयन में घुली वाष्पशील
गुले वाष्पशील पदार्थ का वाष्पदाब, पदार्थ का वाष्पदाब, पदार्थ का वाष्पदाब वाष्पशील विलय के, वाष्पशील विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी निश्चित ताप पर विलयन में गुली किसी वाष्पशील पदार्थ का वाष्पदाब, वाष्पशील विलय पदार्थ का, यहां पर वाष्पशील विलय पदार्थ लिख सकते हैं, वाष्पशील विलय पदार्थ, विलय विलय पदार्थ, विलय पदार्थ का वाष्पदाब वाष्पशील विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मान लेते हैं, माना विलयन में अवयव ए व अवयव बी वाष्पशील, माना विलयन में, ऐसे लिखो, माना विलयन में दो वाष्पशील अवयव ए व बी गुले हैं, इनका वाष्पदाब क्रमशः पी ए व पी बी हो तथा मोल अंश, इनका मोल अंश क्या हो, मोल अंश एक्स ए व एक्स बी हो, क्या हो, एक्स ए और एक्स बी, और शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब पी नॉट ए व पी नॉट बी हो तो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, देखिए कोई विलयन बनाया गया है, उस विलयन में क्या है, वाष्पशील अवयव है, वाष्पशील विलय अवयव है ए और बी। माना विलयन में दो वाष्पशील अवयव ए और बी गुले हैं, ठीक है, इनका वाष्पदाब क्या होगा, पी ए पी बी है, और इनकी मोल अंश क्या हो जाएंगे, एक्स ए एक्स बी, और शुद्ध अवस्था में इनका वाष्पदाब क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी हो जाएगा। तब राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप पर विलयन में गुली वाष्पशील विलय पदार्थ का वाष्पदाब वाष्पशील विलय के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं वाष्पदाब पी ए, अवयव ए के लिए, पी ए प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्स ए, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अवयव बी के लिए क्या हो जाएगा, पी बी प्रपोर्शनल एक्स बी, तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, समीकरण नंबर 2 क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। देखिए राउल्ट का नियम कहता है कि जो अवयव वाष्पशील अवयव है उसका वाष्पदाब उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अवयव ए का वाष्पदाब अवयव ए के मोल अंश के समानुपाती है, तो पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स। यहां पर प्रोपोर्शनल किसमें बदल गया, पी नॉट ए में। तो पी नॉट ए क्या है, अवयव शुद्ध अवस्था में अवयव ए का वाष्पदाब है। यहां पी नॉट ए बराबर है
शुद्ध अवस्था में अवयव ए का वासुदा, ए का वासुदा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर पी नॉट बी, पी नॉट बी क्या है, शुद्ध अवस्था में वासुदा, शुद्ध अवस्था में वासुदा, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसे मिटाता हूं ऊपर से। अब क्या करेंगे हम, इस विलयन का कुल वासुदाम निकाल लो। क्या निकाल लो, विलयन का कुल वासुदाम। किसके द्वारा निकालना है, डाल्टन के आंशिक वासुदाम, डाल्टन के आंशिक वासुदाब के नियम से, नियम से, यानी विलयन का कुल वासुदाब, विलयन का कुल वासुदाब, विलयन के कुल वासुदाब को हम क्या लिखेंगे, पी ए, सॉरी खाली पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी। तो पी बराबर होता है जितने उस विलयन में अवयव हैं उनका वासुदाब का योगफल। तो पी ए प्लस के पी बी, या हम इसे पी सॉल्यूशन लिख दो या पी कुल लिख दो, ठीक है भाई। या पी एस भी लिख सकते हैं, पी एस यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, एस क्या सॉल्यूशन है, विलयन है, तो इस विलयन का कुल वासुदाब है। तो पी ए प्लस के पी बी। आप कहेंगे पी ए पी बी कहाँ से आ गए, अरे भाई दो अवयवों से मिलकर विलयन बनना है ना, तो पहले अवयव का वासुदाब पी ए हो गया, दूसरे अवयव का वासुदाब पी बी हो गया। भाई विलयन तो दोनों अवयवों से मिल रहा है ना, तो डाल्टन कहता है कोई विलयन दोनों जितने अवयवों से मिल रहा है, अगर उसका कुल वासुदाब निकालेंगे तो उनके अवयवों के वासुदाब को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उनके अवयवों के वासुदाब को जोड़ दिया, तो पी एस बराबर पी ए प्लस के पी बी हो जाएगा। अब हम जानते हैं पी ए पी बी का मान, इसमें रख दीजिए। पी एस बराबर यहां पर लिख दो, ये समीकरण हो जाएगा आपका थर्ड। समीकरण थर्ड में पी ए व पी बी का मान रखने पर, तो पी एस बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है भाई। अब देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि एक्स ए बराबर होता है, एक्स बी बराबर निकाल लो, एक्स ए बराबर, यानी हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, एक, और एक्स ए बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस के एक्स बी आ जाएगा। आ जाएगा क्या नहीं भाई, बोलो भाई। हमने मोलंस में पढ़ लिया था कि दोनों अवयवों का मोलंसों का योगफल एक के बराबर होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एक। तो एक्स ए बराबर 1 माइनस के एक्स बी, इसकी जगह पर हम मान रख देंगे। तो एक्स ए का मान रखने पर क्या लिख देंगे, एक्स ए का मान रखने पर, मान रखने पर, मान रख दीजिए इसमें। तो क्या हो जाएगा, पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू, क्योंकि गुणा है जी, गुणा एक्स ए का मान क्या है 1 माइनस के एक्स बी प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो पी एस इज इक्वल टू, इसका इसमें गुणा कर दो, पी नॉट ए, एक में गुणा करेंगे तो पी नॉट ए हो जाएगा, माइनस के एक्स बी में करेंगे तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी हो जाएगा, प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब देखिए यहाँ पर पी नॉट ए इंटू एक्स बी, यहाँ पर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इन दोनों में से क्या करेंगे भाई, पी एस बराबर पी नॉट ए माइनस, यहां से हम एक्स बी कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे,
एक्स भी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए प्लस ए पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, पी नॉट ए प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा। इसे कहते हैं हम वाष्पशील विलेप्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। क्या कहलाता है ये? वाष्पशील विलेप्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम कहलाता है। हम इसके द्वारा कोई भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स बी क्या है, वाष्पशील विलय का मूलांश है। एक्स बी बराबर वाष्पशील विलय बी का मूलांश। ठीक है, पी नॉट ए पी नॉट बी आप जानते हैं शुद्ध अवस्था में इनके वाष्प दाब है। तो इस तरीका से वाष्पशील विलयन के लिए, वाष्पशील विलेप्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था है, अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है? अवाष्पशील विलयुक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब केवल वाष्पशील वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव विलायक, वाष्पशील द्रव विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी अवाष्पशील विलेप्त विलयन का वाष्प दाब केवल वाष्पशील द्रव विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। क्योंकि अवाष्पशील विलय का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब नगण्य होता है, नगण्य होता है। देखिए राउल्ट के नियम से क्या कह रहा है कि P इज इक्वल टू पी ए प्लस के पी बी। यहां पर पी ए क्या है, पी ए है वाष्पशील विलायक का आंशिक वाष्प दाब, और पी बी क्या है, पी बी है अवाष्पशील विलय का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। ये क्या है, यहाँ पर नगण्य होता है, तो पी बी इज इक्वल टू नगण्य। ठीक है, पी बी कैसा हो गया, नगण्य हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो P बराबर पी ए, P बराबर क्या हो जाएगा, पी ए, यानी विलयन का वाष्प दाब पी ए के बराबर हो जाएगा। यानी शुद्ध विलायक जो विलायक है, वाष्पशील विलायक है, उसके आंशिक दाब के बराबर हो जाएगा। आप हम जानते हैं कि हमने पहले निकाला था कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी P ए इज इक्वल टू P ए प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्स बी, सॉरी एक्स ए, पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए। तो इसे निकालेंगे तो P ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, P नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, P ए की जगह पर भाई हम यहाँ पर देखिए P ए बराबर P नॉट ए इंटू एक्स ए, एक्स ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स ए का मान, एक्स ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस के एक्स बी, पहले हमने नियम में बता दिया था। तो P ए इज इक्वल टू, P ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट ए इंटू 1 माइनस के एक्स बी। तो P ए इज इक्वल टू P नॉट ए, इसका गुणा कर दो, माइनस के P नॉट ए इंटू एक्स बी। अब देखिए P ए बराबर हमने क्या आना, P ए बराबर P, यानी विलयन का कुल वाष्प दाब, ये क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब है। आप यहाँ पर S लगा सकते हैं, ये किसका वाष्प दाब है, विलयन का। तो हम P ए की जगह पर क्या रख सकते हैं, P ए बराबर रख सकते हैं P S, रख सकते हैं, क्योंकि ये हमने पहले निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर P S बराबर
पी नॉट ए माइनस के पी नॉट ए इंटू, यहां पर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक है, पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा। अब देखिए इसे आगे ऊपर लेता हूं मैं थोड़ा, क्या हो जाएगा, पी एस बराबर हो जाएगा, ये तो आपने लिख लिया पी एस बराबर, हम क्यों लिखेंगे, हमें लिखना है क्योंकि इसे कहाँ ले आओ, इधर ले आओ। पी नॉट ए इंटू एक्स बी को आप ले आइए पी एस की अब, और पी एस को ले जाओ पी नॉट ए माइनस के पी एस, यानी पी एस को ले आओ इसकी जगह पर, और पी नॉट ए इंटू एक्स बी को पी एस की जगह पर ले आइए। ये कहाँ आ जाएंगे, इसकी जगह पर आ जाएंगे, और ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, इनकी जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्स बी निकालना है। एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन, ये कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा पी नॉट ए, ये बन जाएगा भाई। इसे कहते हैं हम अवातशील विलेप्त विलयन का राउल्ट का नियम। यहां एक्स बी बराबर क्या है, एक्स बी है अवातशील विलय का आंशिक वाष्पदाब, और पी नॉट ए माइनस के पी एस क्या है, देखिए ये यहाँ पर अवनमन है, क्या है यहाँ पर अवनमन है, हम किसका अवनमन कह सकते हैं, वाष्पदाब का अवनमन, ये वाष्पदाब का अवनमन है, वाष्पदाब का अवनमन। ठीक है, ये वाष्पदाब में अवनमन है, और पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए, ये पूरा क्या है, ये है आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन। क्या बोलेंगे इसे, आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन, आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन, अवनमन ना आएगा। ठीक है भाई, देखिए इसके सापेक्ष यानी शुद्ध विलायक के सापेक्ष इसमें कमी हो रही है, विलयन के वाष्पदाब में कमी हो रही है, तो ये इसके सापेक्ष क्या हो गया, अवनमन हो गया। इसके सापेक्ष क्या हो गया, इसका अवनमन। हम कह सकते हैं आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन, और इसे क्या बोलेंगे, वाष्पदाब का अवनमन। ये तो खाली वाष्पदाब का अवनमन हो गया, और ये आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन हो गया। तो इसके आधार पर राउल्ट का नियम क्या बनेगा, देखिए इसके आधार पर राउल्ट का नियम क्या बनेगा, इसके आधार पर राउल्ट का नियम बनेगा कि एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का, विलयित विलयन का आंशिक वाष्पदाब अवाष्पशील आंशिक वाष्पदाब, यानी हम कह सकते हैं अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए आपेक्षिक वाष्पदाब, निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलयुक्त विलयन का, यहां पर आपेक्षिक वाष्पदाब करो, विलयुक्त निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय का आपेक्षिक वाष्पदाब, आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन, वाष्पदाब का अवनमन अवाष्पशील विलय के मोल अंश के बराबर होता है,
चाहे निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय का अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन अवाष्पशील विलय के मोल अंश के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं एक्स बी इजिकल टू, क्योंकि ये किसके बराबर आ रहा है, एक्स बी। भाई देखो ये है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, यानी किसका, निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलयित विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन किसके बराबर होगा, अवाष्पशील विलय के मोल अंश के बराबर होता है। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए, ये बन जाएगा। ठीक है भाई, यहां ये आपको बता दिया, यहां पर पी नॉट ए बराबर क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, तो इस तरीका से ये हो गया राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलयित विलयन के लिए। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही नियम करा दिए हैं, एक हो गया वाष्पशील विलयित विलयन के लिए राउल्ट का नियम और दूसरा